हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका 10वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि आप इसके और पिछले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। यह संविधान से संबंधित एमसीक्यू है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें संविधान से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है दोस्तों, क्योंकि इसको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें सही उत्तर चुनिए पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए, इसमें पहला में बोला गया है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा में बोला गया है प्रश्नकाल, तीसरा में बोला गया है अनुपूरक प्रश्न। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 अर्थात आपका स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, इसी के आधार पर मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर आपका संसद नियंत्रण रखती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, बी में दिया है सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी में दिया है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डी में दिया है आपका सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, ई में है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यही आपका कटौती प्रस्ताव होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, बी में दिया है विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, सी में दिया है किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, डी में दिया है कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? देख लेते हैं जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें गिलोटिन का अर्थ क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका विधेयक पर बहस को बंद कर देना, बी में दिया है आपका विधेयक पर बहस को जारी रखना, सी में दिया है आपका सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, डी में है आपका सदन को स्थगित कर देना, ई में दिया है सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधेयक पर बहस बंद करना, यही गिलोटिन का अर्थ होता है। देखिए, इसको सीजीपीएससी प्री 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पांचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देख लेते हैं इनमें से वह कौन सी है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है उसको। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी में दिया है सरकारी उपक्रम समिति, डी में दिया है याचिका समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति, यही आपका सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगर इसमें सदस्यों की बात करें तो देखिए इसमें कितना सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम की समिति होती है उसमें आपका 22 सदस्य होते हैं, और याचिका समिति की बात करें तो इसमें आपका 25 सदस्य होते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो कुल टोटल 30 सदस्य प्राक्कलन समिति हुए होते हैं जो सबसे अधिक होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इन सभी को इसमें पूछा जा सकता है कि कितना कितना सदस्य होते हैं उसको। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। देख लेते हैं जो लोक लेखा समिति होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय
तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। बी में बोला गया है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना। सी में दिया है नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति की संसदीय समिति, देख लेते हैं लोक लेखा की संसदीय समिति क्या होती है, उसके बारे में क्या क्या दिया है। यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। देखिए इसमें पहला में दिया है लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है बोला गया है। दूसरा में बोला गया है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। सी में दिया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। अगर इसके आंसर की बात करें हम लोग तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। देखिए इसमें पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति में आपका लोकसभा से अधिकतम आपका 15 सदस्य होते हैं, जबकि अगर राज्यसभा से हम लोग बात करें तो राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे, ऐसा भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सी है जो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं उसको। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ए में दिया है प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी में दिया है संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। इसमें सही उत्तर का चयन करना पूछा गया है। तो इसके अगर आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी। आपका प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, यही आपका वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा ही कूट वाला प्रश्न अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, यह एक राजनीतिक अधिकार है। बी में दिया है यह एक संवैधानिक अधिकार है। सी में दिया है यह एक विधिक अधिकार है। डी में दिया है यह एक सामाजिक अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक विधिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 2005 है वह एक विधिक अधिकार है। इसको एक कानून के आधार पर बनाया गया है, न कि यह संवैधानिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 1976, बी 1980, सी 1983, डी 1988। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950। इसी के दिन आपका उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। अगर हम लोग यही बात करें, अगर उच्चतम न्यायालय की स्थापना पूर्ण कब हुआ था, तो इसका अगर स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था, जबकि 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। तो इन दोनों डेट को आप लोग याद करके रखेंगे, कन्फ्यूज़न होने वाला डेट है तो इसको नोट डाउन करके रख लेंगे। 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना पूर्ण हुआ था, जबकि इसका उद्घाटन की बात करें हम लोग तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो इन दोनों को आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री,
बी राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकपाल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सीबीआई की जांच, बी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, सी में दिया है भारत की बार काउंसिल के रिपोर्ट पर, और डी में दिया है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए, इसको एक बार सीजीपीएससी प्री 2003 के पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 वर्ष, बी में दिया है आपका 62 वर्ष, सी में दिया है 65 वर्ष, डी में दिया है 70 वर्ष, और ई में है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देख लेते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी में दिया है राष्ट्रपति, डी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है कतिपय न्यायाधीश कार्यकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी में दिया है स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, सी में दिया है न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, डी में दिया है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, तब की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी में है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी में है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी में है रीट अधिकारिता के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए केवल उच्च न्यायालय को, बी केवल उच्चतम न्यायालय को, सी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, डी जनपद न्यायालय को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। इसी को आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। देखिए, इसमें पहला में दिया गया है अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 227, और आपका डी या चौथा में दिया है अनुच्छेद 245। अगर इसके आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3 अर्थात अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 इसी को अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपका छत्तीसगढ़ के कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह
अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी में दिया है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी में दिया है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी में दिया है अजहर बनाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा गया है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, सी में दिया है समस्त न्यायालयों के द्वारा, डी में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी केवल यूएसए में, आपका डी में दिया है भारत और यूएसए दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत और यूएसए अर्थात आपका अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात और याद रखेंगे, जो न्यायिक पुनरावलोकन को आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका यूएसए से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पेपर में पूछ देता है कि भारत में और कौन कौन से संविधान से किस किस को लिया गया है कह के, तो न्यायिक पुनरावलोकन का आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। अभिकथन ए में क्या दिया है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, जबकि कारण में दिया है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। इसमें सही उत्तर का चयन पूछा गया है, तो इसके अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे ही प्रश्न पेपर में अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी में दिया है अनुच्छेद 111। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी अनुच्छेद 111, यही इसका आंसर है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।